बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज हमारी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ मोरों की प्रॉब्लम हो गई और दर्द की वजह से, बाजू में दर्द की वजह से कुछ मैं काम नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि शायद पहले कुछ इस पे ज़्यादा काम हो रहा था, हमारी वीडियोस पे कुछ रिसर्च वर्क हो रहा था और भी कुछ काम थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी था। तो वो बिज़ी होने की वजह से गर्दन के मोरे की प्रॉब्लम हो गई और मैं वीडियो प्रॉपर टाइम पे ज़्यादा नहीं बना सका। और एक और माज़रत ये है कि आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं उसको भी रिप्लाई नहीं कर सका क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि आपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो इसकी वजह से मैं माज़रत करता हूँ, जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर आए हुए थे उनको मैं रिप्लाई भी नहीं कर सका और वीडियोज़ भी नहीं बना सका। रिटर्न के दिन थे, क्वेश्चन आपके ज़रूरी थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की डेट की एक्सटेंशन हो गई है, जो कि 15 अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन हो गया है। तो इसमें कुछ तो पहले चीज़ें थी आपकी, वो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। तो उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह डिटेल में बनाने शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक बंदा पेंशन ले रहा है, वो पेंशनर है और पेंशनर के साथ उसने दोबारा जॉब शुरू कर ली, तो अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो उसमें यह है कि अदर सोर्स में जो पेंशन और एन्युटी है, पेंशन जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जो तो पोर्शन पेंशन का होगा वो उसका टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, वो उसमें लिखें और एग्जेम्पशन में डाल दें, टोटल उस पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन जो सैलरी अभी ले रहे हैं वो सैलरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के पोर्शन में आके उस पर वो टैक्सेबल होगी। अगर तो वो 6 लाख से ऊपर होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर नहीं होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी तरह आप की दो सोर्स ऑफ बन जाएंगी, एक एग्जेम्प्ट इनकम का बन जाएगा और दूसरा जो है वो बन जाएगा आपका नॉर्मल इनकम का। फिर एक क्वेश्चन ये आया है कि अगर हम प्रॉपर्टी पे हमें रेंट मिल रहा है और वो रेंट जो है वो उस पर टैक्सेबल की ट्रीटमेंट हो गई, तो उसको हमने इनफ्लो में जो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट है उधर कहाँ लेके जाना है। तो अब जो प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम है ये नॉर्मल इनकम में कंसीडर होती है। अब नॉर्मल इनकम होती है तो आपने उसमें जो 3 पोर्शन है, नॉर्मल, एग्जेम्प्ट और फाइनल इनकम के, तो उसमें आपने नॉर्मल में प्रॉपर्टी का जो टैक्स है उसको लेके जाना है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक साहब हैं जिन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा था, एक प्लॉट था उनके पास, 30 जून क्लोजिंग होने पे वो प्लॉट उन्होंने बेचा तो नहीं है अभी, लेकिन उसकी एडवांस मनी रिसीव कर ली है। अब एडवांस रिसीव करने का मतलब ये है कि आपके जो प्लॉट अभी आपके नाम पे है वो एज इट इज़ शो हो रहा है, जो एडवांस लिया है वो आपकी अभी लाइबिलिटी है। तो उसके लिए ये होगा कि वो जो लाइबिलिटी का कॉलम है, जो कि वेल्थ स्टेटमेंट में कैपिटल और एसेट्स की डिटेल में सबसे एंड पे लाइबिलिटी आती है, आपने जिससे एडवांस रिसीव किया है उसका CNIC शो करें और उसमें उस प्लॉट का या मकान का नंबर शो करें और ये कहें कि ये मैंने इसको सेल करने के अगेंस्ट एडवांस रिसीव किया है। अभी वो आपके पास एडवांस आ जाएगा। ठीक है। जब नेक्स्ट ईयर आप उसको ट्रांसफ़र करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाने के बाद फिर आपने वो प्लॉट डिलीट करना है ताकि उसका जितना कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन आप उस पर अपना क्लेम कर सकें और कैपिटल क्लेम करने के बाद कैपिटल गेन देन आप उसकी जो है लाइबिलिटी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप उसमें सारा उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अब अगर अभी सिर्फ आपने एडवांस रिसीव किया है तो एडवांस के लिए ये होगा कि आप उसको लाइबिलिटी में कैपिटल, एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी की सबसे एंड पे जो लाइबिलिटीज़ आती है उसमें जिससे एडवांस लिया है उसके CNIC के अगेंस्ट उसके नाम के लिख के ये कहें कि मैंने अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी बेचने के अगेंस्ट मैंने जो है एडवांस लिया है। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो हमारे टैक्सेस जाते हैं, लाइक प्रॉफिट ऑन डेट है, डिविडेंड है, इन चीज़ों पे जो हमने प्रॉफिट
बैंक ने या कारपोरेट सेक्टर ने हमारा डिडक्ट कर लिया, हमारे पास आया ही नहीं, उन्होंने डिडक्ट कर लिया। सपोज़ हमारा 1 लाख रुपया प्रॉफिट एंड डेट था, बैंक ने 15,000 रुपया उस पर प्रॉफिट पे टैक्स काट लिया पिछले साल तक, अब तो 20 कटेगा। तो क्या कहते हैं कि उस टैक्स की हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है? तो उसमें ऐसे होता है कि जब आप इनकम अपनी पूरा लाख रुपया शो कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस जो टैक्स बेसिकली आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस शीट में अगर आप सेकंड वन रॉ में आए तो वहाँ आता है टैक्सेस। तो उस टैक्स में आपने अपनी इनकम में आप पूरा लाख लिखेंगे और टैक्स उसका जो है 15,000 आप कहेंगे कि मेरा टैक्स का एक्सपेंस हुआ है। लेकिन आप अगर फ़र्ज़ किया ऐसे करते हैं कि नहीं, मैं इनकम ही क्योंकि मिली मुझे 85,000 है, वो तो मिला ही नहीं है, तो मैंने टोटल 85,000 लिखा है इनकम में, तो फिर टैक्स का एक्सपेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर जो है उसमें ये है कि पूरा आप 1 लाख जो है वो इनकम में डालेंगे और जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं टैक्स वाला पोर्शन, उसमें आप उसके टैक्स एक्सपेंस में एक्सपेंस डालेंगे। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि पिछले साल मैंने जो अपने एक्सपेंसेस शो किए थे उसमें गलती से या कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, इस साल मेरे उतने एक्सपेंसेस नहीं हुए, तो उसको क्या करूं? मुझे ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा ही एक्सपेंस करूं? नहीं, कतई नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि आपका बच्चा है वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है अभी, जैसे कि मेडिकल में लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो तकरीबन 25-26 लाख रुपया उनकी एजुकेशन एक्सपेंस आता है। तो नेक्स्ट ईयर उसकी जब स्टडी कंप्लीट हो गई तो उसने जब साथ उसकी सैलरी आनी शुरू हो जाती है, तो वो एक्सपेंस तो कम हो गया, तो आप उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, घर के एक्सपेंसेस भी पिछले साल से कम हो सकते हैं। किसी बच्चे की शादी हो गई, वो चला गया, या कोई ऐसा हो सकता है कि पिछले से आप कम कुछ भी वो कर सकते हैं। अगर आपके जेन्युइन जितने हुए हैं वो ज़रूरी है, उसमें कोई इशू नहीं है कम करने के लिए। उसके बाद ये लोगों ने माशाल्लाह तारीफ़ें की हुई हैं जी, आपका तरीका बहुत अच्छा है, उन सब का भी थैंक यू वेरी मच। और वो कहते हैं आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है जो आप एंड पे करते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि अगर एक सैलरीड पर्सन है तो वो सैलरीड पर्सन जब उसके टैक्स कट जाता है सैलरी पे, तो वो अब परचेज़ कर रहा है गाड़ी परचेज़ करता है, तो उस पर फिर उससे इनकम टैक्स लिया जाता है, तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है? तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, जो तो कारपोरेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें ये होता है कि आप जब परचेज़ करते हैं इनवॉइस पे जितना टैक्स होता है आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में ये देते हैं कि ये इतना टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो ये मेरा डिडक्ट कर लें, तो वो उस टैक्स को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ अदारे हैं जैसे कि गवर्नमेंट में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, तो उसके लिए जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना रिफ़ंड क्लेम करेंगे, और जो रिफ़ंड है उसके प्रूफ देने के बाद आप जो है उसको रिफ़ंड के लिए कोशिश करेंगे और अल्लाह करे आपको वो मिल जाए। ये मोस्टली मैंने कोशिश की है, जितने भी क्वेश्चन थे जी आपकी सर बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, थैंक यू वेरी मच, स्माइलिंग फेस होता है आपका, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। कुछ चीज़ें सेल टैक्स के रिलेटेड है, ये मैं इसको थोड़ा सा बाद में सेल टैक्स की अलहदा से बनाऊंगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स में रिटर्न के रिलेटेड आई हैं जी। भाई ये गाइड कर दें, अगर पेंशन भी हो और पेंशन फ़ंड के लिए भी प्रॉफिट हो तो उसके लिए क्या टैक्स देना होगा। पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट है, पेंशन फ़ंड का जो है उसके लिए जो टैक्स का रेट होगा वो आप पे लगेगा, उसके मुताबिक आप टैक्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अगर हमारी पुरानी रिटर्न में हम 7E में कैपिटल एसेट में प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो इस साल क्या ऐड कर दें? जी बिल्कुल, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है किसी में, हमेशा से ये करें कि आपने पिछली रिटर्न में कोई आपसे मिस्टेक हो गई और आपने वो मिस्टेक जो है आपको जब पता चला है, जब भी पता चला है उसको आप रेक्टिफाई कर लें, उसको ज़रूर रेक्टिफाई किया करें। तो बाकी कुछ कैलकुलेशन कुछ लोगों ने पूछी है, कैलकुलेशन के भी बारे में बताएंगे। 7E के बाद सबमिट नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी ऐड सबमिट एंटर है, मैनेजर प्रॉपर्टी एड्रेस ऐड करें। हाँ जी, अगर ये पिछली जो थी जब
जिन दिनों ऐड हुआ था ये आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऐड करें तो फेयर मार्केट वैल्यू ये पुरानी बात हो गई है, खैर इसकी तो रेक्टिफिकेशन आ गई, वो एफबीआर ने खुद ही ख़त्म कर दी है। तो उसमें ये होता था कि वो कहता था कि प्रॉपर्टी का एड्रेस ऐड करें, तो वो एड्रेस ऐड करने के बाद आप उसको वो हो जाती थी। लेकिन अब ये क्वेश्चन ख़त्म इसलिए हो गया कि वो हो ही नहीं रहा, वो फेयर मार्केट वैल्यू का कॉलम ख़त्म हो गया जो ऐड हुआ था। बैंक विद हेल्ड 100% ऑफ रेंटल अमाउंट रादर देन 80% एनी सोल्यूशन। हाँ, ये ऐसे होता है कि जो रेंटल इनकम बेसिकली आती है हमारी, तो रेंटल इनकम में ये होता है कि आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली 1/5 या 20% जो है वो रिबेट देता है कि आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एक्सपेंस आया है, और बाकी 80% जो है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होती है, उस पर टैक्स लगता है। तो ये भाई का क्वेश्चन ये है कि जब बैंक मेरा 100% पे ही काट रहा है, तो आप बैंक को वो ला दिखाएँ और उनको बताएं कि ये मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो इसमें से निकाल लें और बाकी पे काटें। तो बैंक को अगर आप समझाएंगे, कुछ पहले भी मेरे से किसी ने डिस्कस किया था, मैंने वो बताया और उनका वैसे ही उन्होंने करना शुरू कर दिया, और बैंक ने जो अब उसके 80% पे काटना शुरू कर दिया है। हाँ जी, ये थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत अच्छा है एक्सप्लेन, आप अच्छा करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी जनाब, आप लोगों की जो दुआएं भी देते हैं, आपकी दुआएं इंशाल्लाह मेरे साथ हैं। मेरी सेहत के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा। जो मेरी गैर हाज़िरी रही है उसकी वजह ये थी कि वो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपना इसलिए नहीं बना सका। एक क्वेश्चन है, बराए मेहरबानी इसके अमली तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न भी करके दिखाएं कि कैसे होगी। इसमें भाई इनकम टैक्स रिटर्न एक मैंने की हुई है, आप देखें कि इनकम टैक्स रिटर्न बगैर गलती के कैसे फाइल करें। उसमें आए, वो पहले ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, आप उसको करें, इंशाल्लाह उसको देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। सारी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न का भी एक लेक्चर है, और इनकम टैक्स रिटर्न बगैर गलती से कैसे करें, बल्कि सबसे ज़्यादा वो हमारी व्यू भी हुई है, कोई वो 3000 घंटे के लगभग लोगों ने देखी भी है। आप उसको देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कार परचेज़ वाला आ रहा है, वो दोबारा से मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ सर। वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव, कीप इट अप सर। जी इंशाल्लाह मैं इसको रखूँगा जारी, बस वो तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ गैर हाज़िरी हुई, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। सर गाइड कर दें कि कंपनी पे ऑर्डर को कैसे एंटर। वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सबका आलमोस्ट इसमें ये है, पेंशन और पेंशन का भी वो बता दिया, आलमोस्ट सारी चीज़ें। ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन जो हैं बाकी सारे लोगों के थैंक यू के हैं, और उसमें दुआएं दी हुई हैं, उनका सबका शुक्रिया। तो इसमें आलमोस्ट चीज़ें जो है ना मैंने सारी, एक ये है चॉइस ऑफ थैंक्स, थोड़ी एफर करें और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन भी फिल कर दे। अच्छा, ये जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न बगैर मिस्टेक के कैसे फाइल करें या प्रैक्टिकल है, इसमें हमने वेल्थ स्टेटमेंट भी बनाई हुई है। वेल्थ स्टेटमेंट का भी एक लेक्चर है, और उसमें सारी रिकॉन्सिलेशन समझाई हुई है ऑलरेडी। मेरा ख्याल है आपने पहला लेक्चर देखा होगा, दूसरा देखा नहीं होगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन है कि रिकॉन्सिलेशन भी कैसे फिल करनी है, वो मैंने बताई हुई है, आप देखें उसमें तो वो कर ले। सर लास्ट ईयर नॉट फॉल अंडर, ये 7E का भी मैंने पहले भी बता दिया कि अगर पिछले साल गलती हो गई है, आपने नहीं किया, तो अब इसमें कर दें। आपका बहुत शुक्रिया रिटर्न फाइल करने के लिए। कितनी देर के बाद नोटिस मिलता है, क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल कर दी। हाँ, ये 120 का जो असेसमेंट ऑर्डर है इस दफ़ा थोड़ा लेट आ रहा था, आ जाता है। ये मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, वो भी आ जाएगा। अच्छा, एक ये आ रहा है 233 इनकम टैक्स भरने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये 233 जो है ये बेसिकली कमीशन इनकम होती है। कमीशन पे जो आपका टैक्स कटता है वो 12% है। वो अब आपकी नॉर्मल इनकम बन गई है, पहले किसी दौर में फ़ाइनल होती थी। नॉर्मल में ये है कि आप वो मिनिमम एडजस्ट होगी, मिनिमम है, मिनिमम वो एडजस्टेबल होगा, बाकी आप उस पर टैक्स पे करेंगे। जी आलमोस्ट मेरा ख्याल है मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं।
एक आ रहा है सर, अगर कोई बंदा 6 माह से काम बाहर जाता है और कुछ काम अपने अकाउंट में पाकिस्तान में रह के करता है तो फॉरेन इनकम होगी या रेमिटेंस, प्लीज़ गाइड। अच्छा, इसमें यह है कि लॉ ये कहता है कि अगर आप 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, पूरे डेज जो हैं 183, जो कि 6 महीने ही बनते हैं, 182 और 183 डे का फ़र्क इसलिए है कि मसलन जो 183 होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर हैं और आप फिर आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होगा। जब आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आपकी जो फॉरेन इनकम है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी, फॉरेन इनकम। तो ये मैंने आपकी बात मेरा ख्याल इसमें क्लियर हो गई है। देर इज़ सम अदर इनकम से सैलरी सम वेदर दे टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। हाँ, तो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं जी मेरी सैलरी इनकम भी है और टैक्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, क्या मेरा जो दोनों चीज़ें वो सेम रहेंगी। अब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज़ की गेन की बात कर रहे हैं। अगर तो गेन की बात कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो पहले साल प्लॉट की सूरत में 15%, फिर हर साल 2.5% कम होता जाता है और 6 साल बाद ज़ीरो हो जाता है। मकान की सूरत में भी पहले साल 15%, बाकी सालों में कम होता जाता है, 4 साल बाद ज़ीरो हो जाता है और फ्लैट की शक्ल में 2 साल बाद ज़ीरो हो जाता है। अगर तो आप उस कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो फिर सैलरी पे उसका अफेक्ट नहीं होगा, सैलरी का आपका नॉर्मल टैक्स का होगा, वो अलहदा से टैक्स होगा, ये अलहदा से होगा। लेकिन अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनकम की बात कर रहे हैं, जैसे कि रेंटल इनकम है, तो रेंटल इनकम ये है कि वो नॉर्मल इनकम होगी और उसमें वो ऐड हो जाएगी, तो वो स्लैब बढ़ जाएगा। यानी कि पहले आपका सैलरी का स्लैब छोटा था, मे बी 10% टैक्स पे हो रहा हो, अब जब आपके रेंटल भी 10% पे हो गया, जब दोनों बढ़ेंगे तो वो स्लैब बढ़ के तो उस पर टैक्स पे अफेक्ट करेगी, उससे आपका टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। बाकी जो है किराए की रेंटल इनकम में पूछ रहे हैं कि उसमें मेरी जो रेंटल इनकम है तो उसमें क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं। आपकी जो रेंटल इनकम टोटल होगी उसमें 20% तो सीधी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो है वो उसमें से आपका डिडक्टिबल अलाउंस है कि आपका डिडक्शन हो जाएगी, बाकी 80% टैक्सेबल रहेगी। हाँ, उसमें भी कुछ चीज़ें और हैं जो उसमें कम हो सकती हैं, जैसे कि आपके रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं उस पर, वो भी एक परसेंटेज से कम हो जाएंगे। आपके कोई किराया नहीं आपको मिल सका और वो आपका रेंट मिल नहीं सका, इररिकवरेबल है, वो भी उसमें कम हो जाएगा। उसके बाद आपने कोई लीगल चार्जेस किसी को दिए हैं, जो लोकल टैक्सेस आपने जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे किया है, तो वो भी उसमें से कम होके तो बाकी जो होगी वो उसमें आपका क्लेम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नॉलेजेबल वीडियो सर। अगर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की इशुएंस डिक्लेयर नहीं हुई तो अगर विड्रॉल करेंगे जाएगी तो किस तरह से शो होगी ईओबी के ना। अच्छा, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कुछ चीज़ शो नहीं कर सके तो आपकी बात यह है कि उसको आप जब भी आपको पता चला है उस वक्त शो कर दें। मिस्टेक जो है वो ये नहीं कि एक दफ़ा मिस्टेक हो गई उसको लेते ना जाएं। बाज़ औक़ात कई कहते हैं जी एसेट हमारा नहीं हुआ था तो अब हम उसको करेंगे नहीं क्योंकि पीछे नहीं किया, लेकिन जिस वक्त आपको मिस्टेक का पता चल रहा है उस वक्त ही उसे रिकवर करें और उसके साथ चले जाएं तो कर दें। हाँ, एक साहब है कि वो कहते हैं कि, बल्कि एक और भी मुझे याद आ गया, मैं रात को जब पढ़ रहा था कि क्वेश्चन आंसर देने हैं, वो भी अभी मैं आपको शेयर करूंगा और बात वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की है। मेरा ख्याल है वो कोई कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ये बात की है। अच्छा, एक ये कह रहे हैं कि एवरी क्वार्टर जो है वो हमें टैक्स, एडवांस टैक्स का नोटिस आता है। एडवांस टैक्स 147 का बेसिकली ये होता ये है कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया था पिछले साल, अब उस टैक्स पे करने की रेशो को वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इस साल में जो पिछला आपने पूरे साल बाद किया है वो 4 किस्तों में कर दें, हर क्वार्टर में जो है ना उसका टैक्स जमा करवाते जाएं ताकि आपका जो पेएबल बनेगा वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें एज़ पर लॉ है, उसमें हर्ज कोई नहीं, आप उसको कर सकते हैं। हर क्वार्टर में एक एक चलान जमा कराते जाएं, एट दी एंड आपका उसमें हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि कई लोगों का एक दफ़ा बना है, बाज़ औक़ात नहीं बना, लेकिन एफबीआर का नोटिस जो है ना हर किसी को आ जाता है, वो ऑटोमेशन पे लगा हुआ है।
एक किसी की ये था कि सर एक चीज़ को एक्सप्लेन करें और अहकाम बाला तक ये पहुंचा दें कि जो बुज़ुर्गों को नोटिस आते हैं और जो रिटायर्ड पर्सन हैं वो थोड़े से चिड़चिड़े भी हुए होते हैं, वो हमारे साथ बहस बड़ी करते हैं कि वो कहते हैं जी क्यों गवर्नमेंट हमें कर रही है, हमारा टैक्स पहले ही कटा है तो अब क्यों लेना चाह रही है। तो वो बुज़ुर्गों को जो है ना इसमें ईजी होगा। भाईजान ये है कि ला जो बना है वो तो अब सबके लिए है। किसी बुज़ुर्ग ने, कुछ बुज़ुर्ग बहुत हम्बल भी होते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से भी बात करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो वो उस वक्त गवर्नमेंट को बुरा भला कहना या ये वो करना है, कोई चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब बुज़ुर्ग होते हैं ना वो लाइक बच्चों के ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो आप उनको हम्बली प्यार से ट्रीट करें तो इंशाल्लाह वो आपके हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट नेट अबव तकरीबन क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न 2025 में जो लोगों की क्वेरीज थी, जो क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट वो सारे इसमें एड्रेस कर दिए हैं। उम्मीद है जिसने क्वेश्चन किए होंगे, गो के थोड़ा देर से किए हैं वो अपनी बीमारी की वजह से, उसको आप हम्बली मेरे लिए दुआ भी करें सेहत के लिए। और अभी डेट बढ़ गई है, उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों का पता चल गया होगा और आप इसको प्रॉपर रिटर्न फाइल कर सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली सेहत के लिए दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।